दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को भी एक नई किस्म की जंग का डर है। एक ऐसी जंग जो उन्हें घुटनों पर ला देगी। जिस युग में सेनाएं, सरकारें और अर्थव्यवस्थाएं एक पेचीदा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर कर रही हैं, उसमें एक महाशक्ति को हराने के लिए गन और बमों की जरूरत नहीं है। बस उसके लिए चाहिए इमेजिनेशन। टाइम को बस सेकंड के 10 लाखवें भाग जितना खिसका दीजिए और हंगामा मच जाएगा। इंसान के शरीर का इस्तेमाल एक खतरनाक कंप्यूटर वायरस फैलाने के लिए किया जा सकता है। हमें जिस टेक्नोलॉजी की आदत पड़ गई है उसे हमारे खिलाफ कर दीजिए। क्या इंसान की इंजीनियरिटी जीत पाएगी या फिर हमारी इंजीनियरिटी ही हमारे अंत की वजह बनेगी? स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। आप और मैं आज की सभ्यता पर विश्वास करते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसे कई कारणों से पसंद नहीं करते। धर्म, राजनीति या फिर अपने ही भविष्य के डर से। और अब हम उन लोगों को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी कभी पारंपरिक तरीकों से नहीं लड़ते। वो जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। अब हमने उन्हें एक ऐसा हथियार दे दिया है जो पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। अमेरिका और यूरोप, चीन या किसी और ग्लोबल पावर की स्टेबिलिटी निर्भर करती है हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन पर। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाकर कुछ आतंकवादी इस विशाल नेटवर्क को तहस नहस कर सकते हैं, किसी देश को अपाहिज बना सकते हैं और आधुनिक सभ्यता को खत्म कर सकते हैं? बैटर है जैकी रॉबिन्सन। एक बॉल एक शॉट, 2 ऑन 2 आउट। जब मैं मिसिसिपी में बड़ा हो रहा था तब मुझे ब्रुकलिन डॉजर्स के बेसबॉल मैच का न्यूयॉर्क से होने वाला लाइव ब्रॉडकास्ट सुनने में बहुत मजा आता था। रॉबिन्सन कुछ खास नहीं कर पाया। मुझे ये सोचकर हैरानी होती थी कि मेरा पूरा परिवार जैकी रॉबिन्सन की बड़ी हिट पर खुश हो जाता था। और ये लगाई हिट। और उसी वक्त एबेट्स फील्ड में भी लाखों लोग जश्न मनाते थे। बॉल जा रही है बाहर। ये है जैकी रॉबिन्सन का होम। नजर नहीं आने वाले रेडियो सिग्नल लाखों लोगों को जोड़ते थे और हम सभी को सिंक्रोनाइज करते थे। वो अपने डगआउट से बाहर आकर हाथ मिला रहे हैं। आज हम पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं और जो मशीनें हमें कनेक्ट करती हैं, जो मशीनें आज की दुनिया को चलाती हैं, वो सभी प्रिसाइजली सिंक्रोनाइज्ड टाइम पर निर्भर करती हैं। लेकिन क्या टाइम हमारा दुश्मन बन सकता है? बाउल्डर, कोलोराडो का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ही फिजिसिस्ट जूडा लेवाइन का होम बेस है। जब भी हम अपने कंप्यूटर या सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हम जूडा की इस शानदार खोज को टैप करते हैं, इंटरनेट टाइम सर्विस को। इंटरनेट टाइम सर्विस ही वो सिग्नल भेजती है जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर अपनी घड़ी को सेकंड के 10 लाखवें भाग तक सिंक्रोनाइज करते हैं और ऐसे प्रिसाइज टाइम का इस्तेमाल करने वाली मशीनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये ग्रोथ हर महीने 5% की दर से बढ़ रही है और पिछले 15 साल से बढ़ती ही जा रही है। शुरुआत में हमारे पास रोजाना 50,000 रिक्वेस्ट आती थी और अब रोज 600 करोड़ रिक्वेस्ट आती हैं। कोई एक घड़ी दुनिया के टाइम का हिसाब नहीं रखती। निस्ट में दर्जनों घड़ियां हैं और हर घड़ी टाइम को अलग तरीके से मापती है। जूडा की इन घड़ियों की एक्यूरेसी बहुत अहम है क्योंकि तभी वो इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को कंट्रोल कर पाएंगी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को सिंक्रोनाइज कर पाएंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की टाइमिंग कर पाएंगी और शायद सबसे बड़ा काम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को चला पाएंगी। अब आप ये सोचिए कि आतंकवादी अगर उन घड़ियों को थोड़ा सा इधर उधर खिसका देते हैं तब क्या होगा? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि सारे सैटेलाइट एक ही टाइम पर सिंक्रोनाइज्ड हैं, जिसे जीपीएस सिस्टम टाइम कहते हैं। इस सिस्टम के लिए वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो डिग्रेड हो जाएगा, बल्कि वो चलेगा ही नहीं। दुनिया भर में किसी भी वक्त पर आसमान में करीब
5,000 विमान उड़ते रहते हैं। वो एक दूसरे से टकराए नहीं, इसके लिए कंट्रोलर टाइम, स्पीड और दूरी पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। अगर इस नेटवर्क में कुछ सेकंड की भी गड़बड़ी हुई तो किसी भी बड़े एयरपोर्ट के आसपास के एयर स्पेस में तहलका मच जाएगा। इतना ही नहीं, उसका असर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होगा जो एक सुपर पावर को चलाता है। पावर प्लांट, हॉस्पिटल, फूड डिलीवरी, ऑयल प्रोडक्शन, ये सब टाइम क्रिटिकल फंक्शन पर ही डिपेंड करते हैं। अगर इनमें जरा भी हेर फेर हुआ तो एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। छोटे इफेक्ट को अगर जल्दी से दुरुस्त नहीं किया जाए तो वो देखते ही देखते एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। जूडा का काम है उस चेन रिएक्शन को रोकना। उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है हैकरों से। पिछले 1 या 2 साल में हैकिंग काफी बढ़ गई है। पहले तो बस इतना ही समझना पड़ता था कि इन अटैक को किस तरह से लिखना है, मगर अब एक शख्स उन अटैक को लिखता है और उसे 50 लोगों या 5,000 लोगों या 50,000 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जबकि उनमें से बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि वो अटैक काम कैसे करते हैं। वो तो बस उसे कॉपी करके चलाने लगते हैं। ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। जूडा की इंटरनेट टाइम सर्विस ने खुद को बचाने के लिए अपनी घड़ियों को जगह जगह पर फैला दिया है। ये तरीका इंटरनेट के असली मकसद से जुड़ा है। कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि कुछ साइट्स के जाने पर भी पूरा नेटवर्क खत्म ना हो। हमारे 45 सर्वर हैं। वो सभी अलग अलग जगहों पर लगे हैं। उन सबका एक एड्रेस नहीं है, उन सभी का एक फिजिकल नेटवर्क नहीं है। इसीलिए उन सभी को एक साथ जैम करना, मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, क्योंकि आज कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मगर मुश्किल जरूर है। मगर शायद सिक्योरिटी का ये इल्यूजन ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम इस भुलावे में रहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, जबकि ऐसा है नहीं। लोगों की फितरत है कि वो जो देखते हैं या सुनते हैं उसी पर भरोसा करते हैं, खासकर तब जब वो बात कोई बड़ी हस्ती कहे। मैं काहिरा आया हूं अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक नई शुरुआत के इरादे से। अमेरिका ना तो आज मुसलमानों का दुश्मन है और ना ही कभी होगा। लेकिन क्या किसी की बात पर भरोसा करना सही है? खासकर उस दौर में जब आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम किसी की अच्छी बातों को भी आग लगाने वाली बात बना सकते हैं। मैं इस्लाम के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं। अगर कोई इस नकली वीडियो को असली मान ले तो देखते ही देखते जंग छिड़ जाएगी। इस्लाम ने अमन चैन की बजाय नफरत की आग भड़काई है। मैं इस्लाम के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं। आतंकवादियों से अपनी और अपने बड़े लीडरों की पहचान छिपाना आज सरकारों, सेनाओं और बिजनेस की टॉप प्रायोरिटी है। स्विट्जरलैंड के ईडीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक शख्स ऐसी वर्चुअल जंग लड़ रहा है जो उन साइबर टेररिस्ट को रोक सकती। सेबेस्टियन मार्शल बायोमेट्रिक्स के एक्सपर्ट हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो इंसान के शरीर के अंगों के यूनिक सिग्नेचर को वेरीफाई करके किसी इंसान की पहचान करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी ने पासवर्ड और आईडी कार्ड को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसी वजह से एक शैडोई आर्मी इसे हराने की कोशिश कर रही है। चुनौती है पॉसिबल अटैकर के लिए ये काम इतना मुश्किल बना देना कि वो ऐसा करने की सोचे भी नहीं। आज कई तरह की बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिंगरप्रिंट, आइरिस और हमारे चलने का अंदाज। ये बायोमेट्रिक जितनी खास होती है उसे हैक कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। सेबेस्टियन यहां सिस्टम में सेंध लगाने वाले एक साइबर टेररिस्ट के साथ साथ सिस्टम के डिफेंडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। हम सबसे पहले तो अटैक के एक तरीके के बारे में सोचते हैं, फिर उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं। उससे हमें पता लगता है कि और कैसे ज्यादा चतुराई से अटैक किया जा सकता है, और फिर हम उससे बचने के उपाय सोचते हैं। आखिर में वो वक्त आता है जब पता लगता है कि अब किसी भी तरह से अटैक करके इस सिस्टम को बाईपास नहीं किया जा सकता। हमारे चेहरे जैसी खास चीज भी हमारी पहचान सुरक्षित नहीं रख सकती। मेरे पास ये लैपटॉप है जो बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन से प्रोटेक्टेड है। मेरे एक साथी ने एक अकाउंट बनाया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे उसके रूप में पहचान ले, मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। मैंने अपनी उसी सहयोगी की फोटो ले ली है और अब इसे कैमरे के सामने रखकर देखता हूँ कि क्या होता है।
आप भी देख सकते हैं कि मैंने बड़ी आसानी से लॉक कर लिया है, कोई परेशानी नहीं हुई। अब सेबेस्टियन आ गए हैं गार्ड ड्यूटी पर। इन्होंने एक काउंटर मेजर एक्टिवेट कर दिया है जो लैपटॉप की बायोमेट्रिक शील्ड को मजबूत बनाता है। इसमें लगा सॉफ्टवेयर न सिर्फ खास चेहरे को देखता है बल्कि पलक झपकती आंखों को भी देखता है। अब आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम को खोल पाना मुमकिन ही नहीं है। मगर बायोमेट्रिक डिफेंस की ये एडेड लेयर भी शायद एक इमेजिनेटिव अटैकर को नहीं रोक सकती। इस फोटो को एक 3D इमेजिंग सॉफ्टवेयर से स्कैन करके सेबेस्टियन ने अपने सहयोगी का एक मास्क बना लिया है। अब मैं उसका मास्क पहनकर कोशिश करता हूं कि ये मुझे रिकॉग्नाइज करता है या नहीं। इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है क्योंकि मैं पलकें झपका रहा था और मैंने इस काउंटर मेजर को बाईपास कर लिया। एक पासवर्ड के मुकाबले किसी के शरीर की कॉपी करना ज्यादा मुश्किल काम है, मगर कुछ भी फूल प्रूफ नहीं होता। हमें जितने बायोमेट्रिक डेटा मिल रहे हैं, फोटोग्राफ, मेडिकल रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट, हम उतने ही ज्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। आपको इंटरनेट पर कोई भी पब्लिक बायोमेट्रिक डेटा आसानी से मिल सकता है। आप वहां से किसी भी आम इंसान के अलावा किसी भी प्रेसिडेंट या वर्ल्ड लीडर की फोटो लेकर इस तरह के अटैक कर सकते हैं। एक अटेंटिव डिफेंडर और खतरनाक इन्वेडर की भूमिका निभाने के बाद सेबेस्टियन की समझ में यह आ चुका है कि वो जिंदगी और मौत की जो रेस कर रहे हैं उसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक सभ्यता को सहारा दे रहा है वो कभी भी एक चतुराई भरे अटैक के बाद तबाही की वजह बन सकता है। मुझे तो यही लग रहा है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो कोई अटैक कामयाब भी हो सकता है, इसलिए खतरा बहुत ज्यादा है। 21वीं सदी में यह हथियारों की एक नई रेस है। उनसे एक कदम आगे रहना जो हमारे नेटवर्क में सेंध लगाना चाहते हैं। मगर एक अटैक ऐसा भी है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं लग सकता, जब लोग खुद हैक होकर अनजाने में ही अपने देश के खिलाफ हो जाएंगे। अगर कोई अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटनों पर लाना चाहता हो तो वो कहां हमला करेगा? हम तो यही कहेंगे कि वो उसके फाइनेंशियल और मिलिट्री नेटवर्क पर हमला करेगा। मगर आज इंसान के शरीर को भी हैक किया जा सकता है। क्या हमारे नए हाईटेक मेडिकल डिवाइस आतंकवादियों को नए मौके दे रहे हैं? क्या वो ऐसी सेना बना रहे हैं जो अनजाने में ही हमला कर सकती है? डॉक्टर मार्क गैसन आज पेसमेकर, डायबिटिक लोगों के लिए इंसुलिन पंप और डीप ब्रेन स्टिमुलेटर जैसे मेडिकल इम्प्लांट के लेटेस्ट जनरेशन के पायनियर हैं। ये एक इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस है। ये भी एक पेसमेकर जैसा ही है। हम इसका इस्तेमाल डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए करते हैं। इसे चेस्ट कैविटी में इम्प्लांट किया जाता है और वहाँ से निकले केबल स्किन के अंदर से होते हुए दिमाग के काफ़ी अंदर लगे इलेक्ट्रोड्स तक जाते हैं। इस तरह की डिवाइस को एक बार शरीर में लगा दिया जाए तो सेटिंग बदलने के लिए इसे बाहर नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि इसमें वायरलेस कैपेबिलिटी है। इम्प्लांट आज के चमत्कार हैं, मगर इन डिवाइसों की खामी यह है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन से डेटा ट्रांसफर करते हैं, और ये जिन डिवाइसों से बात करते हैं उन्हें रीडर कहा जाता है और उन्हें हैक किया जा सकता है। अगर आप एक ऐसा रीडर बना सकते हैं जो सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके, तो वो इससे बात करने वाला एक लेजिटिमेट रीडर बन सकता है। इस डिवाइस के अलावा कई और मेडिकल डिवाइस हैं जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए आप किसी को ऐसा करने से रोक नहीं सकते। सिक्योरिटी की इस कमी के नतीजे बड़े खतरनाक हो सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई नेटवर्क डिवाइस लगा है तो उसे दूर से चलाकर हमारी जान भी ली जा सकती है। आप ये सोचिए कि कोई विदेशी ताकत एक ऐसे लीडर को मारना चाहती है जिसके शरीर में इम्प्लांट लगा है। एक छिपा हुआ रीडर बड़ी आसानी से पेसमेकर को बंद कर सकता है या एक डायबिटिक इंसान के खून में इंसुलिन की जानलेवा खुराक डाल सकता है। इस तरह के डिवाइस एक खास रेंज में चलते हैं, इसलिए अगर एक पोडियम से एक डिवाइस लगा दिया जाए तो उस इंसान को बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है जो उस पोडियम पर खड़ा है।
एक रीडर का इस्तेमाल किसी जर्नल के प्रोस्थेटिक लेग जैसे इम्प्लांट में डिजिटल वायरस डालने के लिए भी किया जा सकता है। हो सकता है उस वायरस का असली टारगेट व्हाइट हाउस या सिक्योरिटी सिस्टम हो। वो जनरल जैसे ही उस इमारत में जाएगा, वो आतंकवादी हमले का शिकार बन सकता है। ये बातें भले ही अजीब सी लगती हों, मगर मार्क ने साबित किया है कि ऐसा हो सकता है। 2010 में मार्क ने खुद को ही हैक किया था। उन्होंने अपने शरीर में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसपॉन्डर लगा लिया, इसके जैसा, अपने हाथ में। इस माइक्रोचिप में वो पर्सनल इंफॉर्मेशन और पासकोड थे जिनसे इस लैब के सिक्योरिटी डोर खुल सकते थे। जब यह चिप चल रहा था, तभी उन्होंने इसे एक कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। अपने डिवाइस को वायरस से इन्फेक्ट करने का मतलब था कि जब मैं उस इमारत के अंदर जाऊंगा, वो इमारत मेरे डिवाइस में मौजूद वायरस को रीड कर लेगी और वो उसे उस सिस्टम तक ट्रांसमिट कर देगी जिससे उस इमारत के अंदर जाने के सारे कंट्रोल चल रहे हैं। ऐसा होने के बाद वो सिस्टम भी वायरस इन्फेक्टेड हो जाएगा और तब उस इमारत के अंदर जो भी जाएगा, उसके स्मार्ट कार्ड पर वो वायरस कॉपी हो जाएगा और इस तरह से वो वायरस फैलता चला जाएगा। मार्क ने देखा कि वो वायरस इनकी कलाई से उस सिस्टम के अंदर चला गया और उसने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में तबाही मचा दी। मैंने अपने डिवाइस में जो वायरस डाला था, उसने पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर डाला, जिसकी वजह से उस सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया। उसके बाद सारे सिस्टम लोगों के स्मार्ट कार्ड्स या दूसरे डिवाइसों पर उस वायरस की कॉपी बनाने लगे, जिसकी वजह से वो इस इमारत के अंदर नहीं जा सकते थे और अगर वो इस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली दूसरी इमारत में जाते तो वो वहां भी वायरस फैला देते। मार्क ने साबित किया है इम्प्लांट को न सिर्फ टॉक्सिक कोड से इन्फेक्ट किया जा सकता है, बल्कि उनके जरिए टॉक्सिक कोड को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। हमने दुनिया भर में इंफॉर्मेशन हाईवे बनाकर शायद अपने दुश्मनों को एक ऐसा एक्सप्रेस लेन दे दिया है जिससे वो हमारे शरीर में लगे डिवाइसों की मदद से हमारे वाइटल सिस्टम पर हमला कर सकते हैं। हम अपने शरीर को दुनिया भर में फैले हुए साइबर टेररिस्ट से कैसे बचा पाएंगे? शायद इनके पास इसका जवाब है। ये कंप्यूटरों की मदद से वायरस का पता लगाकर उनसे लड़ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो या बायोलॉजिकल। इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, HIV, हर 10 साल पर ये बीमारियां दुनिया भर में तबाही मचाती हैं। कई बार ये करोड़ों लोगों की जान भी ले लेती हैं। मगर अब एक नया खतरा पैदा हो गया है, डिजिटल वायरस, जो बिजली की तेजी से फैलता है और हमारे क्रिटिकल ग्लोबल नेटवर्क को बर्बाद कर सकता है। मगर आगे जो हो सकता है वो और भी खतरनाक है। एक ऐसी तबाही जिससे दोनों वायरल वर्ल्ड के खतरनाक सिपाही हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक और बायोलॉजिकल। जीरो डे, वो दिन जब एक खतरनाक वायरस दुनिया में आ जाएगा। हमें अगर जीरो डे की जानकारी ना हो तो हमारी तबाही तय है, भले ही वायरस बायोलॉजिकल हो या डिजिटल। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन खतरों को फैलने से पहले ही रोका जा सके? एलेक्स वेस्पिनियानी मानते हैं कि हां, ऐसा तरीका है। एलेक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और हेल्थ साइंस के प्रोफेसर हैं। ये कंटेजियन, नेचुरल और इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपर्ट हैं। मैंने शुरुआत डिजिटल वायरसों से की थी, लेकिन जब मैंने उन तकनीकों में समानता देखी जिनसे हम मैथमेटिकली ये बता सकते हैं कि वो वायरस कैसे फैलते हैं, तब मेरी दिलचस्पी बायोलॉजिकल वायरसों में भी बढ़ने लगी। एलेक्स की लैब में हर तरह के वायरस के हमलों पर नजर रखी जाती है और उनके खतरों को कम करने की कोशिश की जाती है। 2009 में H1N1 नाम के एक फ्लू वायरस ने मेक्सिको सिटी में तहलका मचा दिया था। वो कैसे और कब फैलेगा, इसका पता लगाने के लिए एलेक्स ने अपनी टीम के साथ एक पावरफुल प्रोग्राम बनाया था, ग्लीम यानी ग्लोबल एपिडेमिक एंड मोबिलिटी मॉडल। ग्लीम ने दुनिया के 700 करोड़ लोगों को मॉडल लेकर यह अंदाजा लगाया था कि वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे।
कंप्यूटर पर हमने एक ऐसे शख्स को लिया जो मेक्सिको सिटी से एक विमान पर सवार होता है, जिसे हमने कंप्यूटर पर ही सिम्युलेट किया था और ये माना कि वो वायरस का कैरियर है, तो उससे वो बीमारी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। हमने उन सिम्युलेशन को बार बार दोहराया, कई बार दोहराया, और उससे ये अंदाज़ा लगाया कि आने वाले दिनों में उस महामारी का क्या पैटर्न हो सकता है। ग्लीम ने यह अंदाजा लगाया था कि H1N1 फ्लू पैंडेमिक कब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने चरम पर होगा। एलेक्स ग्लीम की ही मदद से कंप्यूटर वायरसों के आउटब्रेक का भी अंदाजा लगा रहे हैं। जब वो इस फील्ड में नए नए आए थे, तब डिजिटल और बायोलॉजिकल वायरस इन्फेक्शन के एक ही रास्ते पर चल रहे थे। एक वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक मशीन से दूसरी मशीन तक फैल रहा था। उस महामारी का पता लगाने में कई हफ्ते या कई महीने लग जाते थे। बाईं ओर वो वायरस है जो किसी के संपर्क में आने पर फैलता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वायरस तब फैल रहा है जब लोग उसके संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को छूते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। बायोलॉजिकल वायरस तो इस तरह से फैलते हैं, मगर डिजिटल वायरस इबोला या इन्फ्लुएंजा के वायरस की तरह नहीं फैलते, बल्कि वो बिजली की तेजी से दुनिया भर में फैल जाते हैं। एक कंप्यूटर में आया वायरस करोड़ों कंप्यूटरों को इन्फेक्ट कर सकता है, जबकि किसी को उसका पता भी नहीं लग पाएगा। दाईं ओर वो वायरस है जो वायरलेसली फैलता है, मेरा मतलब इंटरनेट के जरिए। इसे किसी के संपर्क में आने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही इसे बीमारी फैलाने के लिए किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। इससे फैलने वाली बीमारी टेलीपोर्ट होती है, और आप भी देख सकते हैं कि कुछ ही मिनट में ये वायरस बहुत दूर दूर तक फैल जाता है और फिर उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। क्या हम उन पैथोजन से लड़ सकते हैं जो कुछ ही सेकंड में दुनिया भर में फैल जाते हैं? एलेक्स के सहयोगी एक ऐसे ग्लोबल डिजिटल डिफेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसान के इम्यून सिस्टम जैसा होगा, और उसमें वो कोड होंगे जो बायोलॉजिकल टी सेल की तरह काम करेंगे और वो वायरसों को घेर कर उन्हें खत्म कर देंगे। मगर अफसोस, चतुर हैकर अब ऐसे वायरस बना रहे हैं जिनका पता भी नहीं लगाया जा सकता। इस डिजिटल दुनिया में वायरस और मालवेयर लगातार बदल रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं बनाया जा सकता जो उनका पता लगाकर मशीन को फौरन साफ कर दे। ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर इस तरह से बना है कि वो उस वक्त तक अपने बैकग्राउंड में ही मिला रहता है जब तक अपने सही टारगेट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वो किसी क्रिटिकल सिस्टम में पहुंचता है, जैसे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग रॉड में, तो वो कई हफ्तों या कई महीनों तक वहीं शांत पड़ा रहता है। फिर एक दिन अचानक ही एक्टिवेट हो जाता है। यही है डे 0, जब एक नया मालवेयर जो उन सर्वरों की कमजोरियों का फायदा उठाएगा, वो यहीं छिपा रहेगा या इंटरनेट पर पनपता रहेगा और फिर अचानक ही वो नुकसान पहुंचाएगा जिसके लिए उसे बनाया गया है।